नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम मंथन, जिसमें आज हम बात करेंगे इंतजार बरकरार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन का दौर लगातार जारी है और इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि आज हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की स्थिति साफ हो सकती है, जिसके बाद शायद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली तुरंत ही बुलाया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको दिल्ली तलब किया गया है। पानीपत और अन्य स्थानों पर सीएम के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने के बाद टिकटों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया है, जिसके बाद उनके हरियाणा के सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में कोई भी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इतना जरूरी है कि केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की मीटिंग में पीएम मोदी के सुझाव के बाद में पहली सूची बड़ी हो सकती है, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं जब मीडिया ने अनिल विज से पूछा कि अगर उनका नाम सूची में नहीं होता है तो वे क्या करेंगे, इस पर पूर्व गृह मंत्री विज ने कहा कि मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा नाम सबसे पहले होगा। जब उनसे पूछा गया कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो आपका रवैया ठीक नहीं था, इस वजह से क्या आपकी टिकट कट सकती है, इस पर अनिल विज ने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बस मैं अपने घर पर चला गया था, ये अनिल विज ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि केंद्रीय नेतृत्व जारी करेगा सूची, उसको लेकर लगातार मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोरी ने कहा कि बहुत जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगा। एक मीटिंग रात को चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें से कुछ नामों पर चर्चा की गई है। वहीं बबानी खेड़ा से विधायक और मंत्री विशंभर वाल्मीकि को टिकट कटने का डर सता रहा है। वह दिल्ली में डटे हुए हैं और केंद्रीय नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सर्वे में जनता से ग्राउंड कनेक्ट कम होने के आधार पर उनकी टिकट को खतरा है। वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी ऐसी खबर चली है। इसी बीच में मंगलवार शाम को बबानी खेड़ा से दावेदार सुरेश ओड़ केंद्रीय मंत्री से मिले हैं। दूसरी ओर हरियाणा से कांग्रेस की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल आने की संभावना है। इसकी पुष्टि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद में बाबरिया ने कहा कि बैठक में 34 नामों पर चर्चा की गई है, 32 पर लगातार सहमति बनी है। रेसलर विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि कल इस बारे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। वहीं जिन 2 सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है वो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की है। हालांकि मीटिंग में इन दोनों सीटों के प्रस्ताव रखे गए हैं, चर्चा भी की गई। सुरजेवाला की कैंथल सीट से नाम की चर्चा है, तो वहीं शैलजा ने अभी तक किसी भी सीट पर दावेदारी पेश नहीं की है, जताई नहीं है। हालांकि चुनाव लड़ने की सूरत में वे अंबाला की मुनाला और सिरसा की कलामबाली रिजर्व सीट से भी उम्मीदवार हो सकती है। फिलहाल ये स्थिति ठीक स्पष्ट नहीं है। अभी तक के मंथन में पार्टी ने तय किया है कि सिटिंग 29 विधायकों में से 25 को फिर से वो चुनावी मैदान में उतारेंगी। इसके अलावा लिस्ट में 7 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का जो नाम है वो भी शामिल है। और किस प्रकार से हरियाणा में गठबंधन बनेगा, इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं उनका परिचय करा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। लता कुमारी जी हमारे साथ में जुड़ी है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मैडम आपका बहुत स्वागत करता हूं। मोहित अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हरियाणा से हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आलोक सोती जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पहले टिप्पणी लूंगा, क्यों देरी आखिर हो रही है, कितना इंतजार और करना पड़ेगा उम्मीदवारों को? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। हमारे यहाँ टिकट देने की एक पूरी प्रक्रिया है। विधानसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षक जाते हैं, पर्यवेक्षक नाम लेके आते हैं, देते हैं प्रदेश कमेटी को। प्रदेश कमेटी से अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन उसको लेकर के और प्रभारी दिल्ली आते हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में बुलाया जाता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छा है कि प्रदेश अध्यक्ष से वहां सूची पढ़वाएं या महामंत्री संगठन प्रदेश या प्रभारी, या तीनों को बैठाएं या तीनों में से जिसको उचित समझे बैठाएं।
और वो सूची पढ़ते उस पर हर विधानसभा व नामों पे चर्चा होती है। हाँ। और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो इसकी समिति है हम्म। वो सहमत होता है तो उनका टिकट फाइनल हो जाता है, और जिसपे नई सहमति बन पाती है उसको रोक दिया जाता है। अंत में ऐसे विधानसभा क्षेत्रों का निर्णय की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दी जाती है। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय लेकिन अध्यक्ष अपने विवेक से हाँ आगे लेकिन चल के फैसला करते, माने पूरी एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये लेकिन वो सर दल नहीं मुख्यमंत्री है को कि दिल्ली क्यों बुलाया गया राहुल है? गांधी ने जेब से पर्ची निकाली, टिकट हो गया। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों तलब किया गया है या बुलाया गया है? क्या प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में अनबन की खबरें बीच में चली थी, क्या इस कारण उन्हें दिल्ली बुलाया गया है? क्या इसके कारण लिस्ट रुकी हुई है? विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। देखिए, बुलाया इसलिए जाता है बधीर जी कि बिना मुख्यमंत्री के, बिना प्रदेश अध्यक्ष के और बिना महामंत्री संगठन के प्रभारी के ये फैसला नहीं हो पाता। इनको इन्हीं के सहयोग से अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौट करके आपके पास में आऊँगा। लता कुमारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक 2 सीटों की स्थिति आपकी साफ नहीं हो पाई है, हालांकि पहली लिस्ट भी आपकी जारी नहीं हो पाई है, कल ही आपकी सूची आने वाली है। क्या उनमें शैलजा कुमारी और रणजीत सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल होगा? और इन दो नामों को अगर होल्ड किया जाता है तो क्या इन दोनों में से किसी एक के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? देखिए, तो हमारे नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको होल्ड पे रखती है, किसको सीट देते हैं। तो भी कोशिश ये है कि प्रवक्ता जो है कि वहाँ की सहमति के जो वहाँ के अध्यक्ष है हरियाणा के, और उन लोगों ने जो टीम बनाई है वो पहले सहमति किस पर होती है। अभी गठबंधन का भी चल रहा है, तो अभी जो भी निर्णय लेगी हमारी शिक्षा सरकार की टीम लेगी, जो हरियाणा की टीम है वो साथ मिलकर उनके साथ डिस्कस करके ही होगा। जबकि 32 लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है, उसके बाद 36 का भी काम चल रहा है, और 66 के आज तक ये है कि 66 लोगों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आगे तो जो भी चेंज होगा, पार्टियां मिलके या गठबंधन की पार्टी है जो गठबंधन सहयोगी है वो, और दूसरे पे वो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष है, और वहाँ के जो लोकल नेता है जो डिपेंड है, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा जी है, शैलजा जी है, ये सब मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं, कैसे किस का बंटवारा होगा, ये तो शिक्षक नेता ही करेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश ये है कि अपने चुनाव में पूरी मेहनत के साथ हरियाणा के साथ खड़े। चलिए एक और सवाल आपसे ले लेता हूं। दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की संभावना है, राहुल गांधी से दोनों ने मुलाकात की है। क्या कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस प्रकार से जो रेसलर्स है, जो स्पोर्ट पर्सन है, उन्होंने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में है? ये क्या ये संदेश देने की कोशिश है, और क्या इन दोनों के नाम भी उस सूची में शामिल होंगे? तो देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, दोनों ने मुलाकात की है, अभी दिनेश जी ने तो अभी इलेक्शन के लिए हाँ भी नहीं किया है। और उनके साथ थे हरियाणा के, क्योंकि वो तो किसान आंदोलन में भी साथ थे। और जब उन्होंने अपना विनय राजा ने आंदोलन किया था, उनके भी साथ थी कांग्रेस, आने के बाद भी उनके साथ है। ये डिसीजन उन लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पार्टी में किस तरह की जिम्मेदारी अगर वो लेना चाहते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया है, कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे दिनेश और बजरंग के ऊपर है। ऑफर की भी बात है, ठीक है, शुरू से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई दो राय नहीं, अगर वो इच्छुक है तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपने भी स्थिति साफ कर दी है कि दिनेश और बजरंग के ऊपर है, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का ऑफर है। मोहित अग्रवाल जी, कांग्रेस और बीजेपी में किस प्रकार की खिचड़ी पक रही है, ये आप दर्शकों को बता दीजिए। दोनों पार्टी की ओर से लिस्ट जारी नहीं की गई है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थिति स्पष्ट है कि कल जो दीपक बाबरिया जी है प्रदेश प्रभारी, उन्होंने बता दिया कि कल हम सूची जारी करेंगे। बीजेपी में कहाँ देरी हो रही है? क्या जो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जो बात चली पहले कि दोनों में अनबन चल रही है, क्या वहां पर कुछ मंथन हो रहा है, वहां पर बात नहीं बन पा रही है? जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब किया गया, उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, तो क्या आज उनसे मुलाकात के बाद में जल्दी ही सूची जारी होने की संभावना है? क्या है दोनों पार्टी के सूबे की खबर, बताइए।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा तीसरी बार जनता के बीच में जाकर वोट मांगने के लिए तैयार है, और जहां पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो पहले भी देखा जा चुका है कि पहले भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंची थी और जेजेपी के साथ ही सत्ता की चाबी को लेकर आगे बढ़ी थी और सत्ता में अपनी काबिज हो पाई थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आज के समय में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस जहां पर अपनी जमीन तलाश रही है वापस 10 साल से, जो कांग्रेस बीजेपी प्रदेश की सत्ता से बाहर थी, वहीं बीजेपी भी तीसरी बार आना चाहती है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इंतजार कर रही है कि जिताऊ कैंडिडेट वो चाहती है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को ही दाव पे लगाए, जिससे कि वो अपनी सरकार बना सके। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने इच्छा जताई थी कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, तो हमने अपने पहले भी बताया कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दे सकती है। और उसके बहाने वो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कांग्रेस का कि पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता है, तो निश्चित ही कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी का कुछ वोट शेयर इनको मिल जाए। और वो जो पिछली बार हुड्डा की नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था, उसमें वो सत्ता से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो वो इस बार नहीं चाहती कांग्रेस कि कहीं कोई चूक हो। और वहीं बीजेपी भी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा कदम किसी भी कैंडिडेट, क्योंकि जिन व्यक्तियों को पिछली बार प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला था उसमें से 6 निर्दलीय लड़के जीत कर आए थे। तो बीजेपी भी नहीं चाहती कि कोई किसी ऐसे कैंडिडेट को छोड़ दे जिसकी वजह से उन्हें बाद में ऐसा देखना पड़े कि उन्होंने अपने प्रत्याशी को ही छोड़कर अपने ही खिलाफ खड़ा कर लिया और वो सीट वो हार गए। अगर हम आज के परिवेश में बात करें, गुड़गांव में भी बहुत युद्ध चल रहा है। मोहित जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जेजेपी और बीजेपी की राहें अब अलग हो चुकी हैं, तो क्या इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पाया है, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? और क्या आम आदमी पार्टी 10 सीटों से नीचे आएगी? जिस प्रकार से 5-6 सीटों का कांग्रेस ने ऑफर दिया है, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी, देखिए, जब किसी भी समय बार्गेनिंग का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी को ये भी अधिकार है, कांग्रेस को अधिकार है अपना ऑफर देने का, जिसमें कि आज 7 सीटों पे माना जा रहा है कि सहमति दोनों पार्टियों में बन भी चुकी है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 7 सीटों पे माना जा रहा है कि दोनों के अंदर गठबंधन बना लिया जाएगा। रही बात, आपने कहा जेजेपी की और बीजेपी की राहें जो अलग हैं, बीजेपी और जेजेपी अब आने वाले समय में, बीजेपी को पता है कि जेजेपी के पास अपना वोट बैंक इतना नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में सत्ता की कोई गुंजाइश नहीं बची। जिस तरीके से पिछली बार सत्ता की चाबी जेजेपी के पास थी, लेकिन इस बार कोई भी उम्मीद नहीं है कि सत्ता इस बार उचाना से दुष्यंत चौटाला जी अपनी सीट बचा पाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसा परिदृश्य आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं? और एक सर्वे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो क्या बीजेपी को इसलिए बढ़त नहीं मिल रही है कि उसमें पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी है, नेताओं में आपसी तालमेल नहीं है, संगठन और सरकार में आपसी तालमेल नहीं है? क्या इसका घाटा बीजेपी को लग रहा है? देखिए मनीष जी, एक बात हो सकती है कि संगठन और सरकार के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है तीसरी दफे सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर रही है। तो आप इतिहास देखते हैं तो आप देखते हैं हरियाणा जैसी छोटी स्टेट, चाहे उत्तराखंड हरियाणा हो, तो ऐसे में आप देखते हैं कि हमेशा चाहे हिमाचल हो, कि सरकार रहती है, हर 5 साल बाद वहां की जनता में ऐसी तासीर है कि वो सरकार को बदल देती है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वहां जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो गया है 10 साल में, उसको सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसको संभाल के रख पाएगी, किस तरीके कर पाएगी। जहां तक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है आप पार्टी से जो है गठबंधन कर रही है, तो बड़ा असमंजस की बात है। आपने देखा था पंजाब में लोकसभा चुनाव में तो आपने नहीं किया था, दिल्ली में गठबंधन हो गया था कांग्रेस का, यहाँ पे भी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक समस्या आ गई, उसके पास 3 गढ़ बन गए। आप हुड्डा साहब को या सुरजेवाला साहब को या कुमारी सैलजा को एक सीट ना समझें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, इन लोग के अपने अपने ग्रुप है और इनके अपने अपने जो है विधायकों की लिस्ट है, ये एक बड़े और गद्दावर नेता है। तो इन सब पे जो है कंट्रोल बनाए रखने के लिए, समझ में बनाए रखने के लिए आप पार्टी से जो समझौता किया जा रहा है। आप पार्टी ने, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो हरियाणा, पंजाब के किसान और हरियाणा किसान दिल्ली आ रहे थे, तो उसमें आप पार्टी ने किसानों के साथ खड़े रहा
और काफी उनको फैसिलिटीज दी। इस वजह से आप पार्टी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हरियाणा के कुछ ठीक केस है, में दिखाई लेकिन पड़ता है। जेजेपी के जो प्रमुख है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उनसे गठबंधन किया है बीजेपी से ना कर करके। तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी में जो नाराजगी है बीजेपी नेताओं से, उसका फायदा जेजेपी उठा पाएगी? और क्या आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी जो कि नई नवेली पार्टी है वो खाता खोल पाएगी? देखिए, आजाद पार्टी तो वन मैन आर्मी है। जो उसमें आपके चंद्रशेखर साहब हैं, वो नगीना उत्तर प्रदेश से जो है सांसद हैं, उन्होंने अभी चुनाव जीता है। वो पार्टी जो है युवाओं की है और बहुजन की है, और काफी आप देख रहे हैं जो युवा थे, क्योंकि वो उनका कार्य के सहारनपुर से था, जो कि होता हुआ आपके काफी उनके फॉलोअर्स थे, उनके शुभचिंतक थे जो हरियाणा तक थे। तो ऐसे में वो अपनी एक राह ढूंढ रहे हैं और अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर अपनी पैठ बना रहे हैं। तो जेजेपी की आपने देखी स्थिति ये आ गई कि पिछली बार सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उनके पास थी, उनके पास सीटें भी अच्छी थी, 10 सीटें थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे में उनकी स्थिति मजबूत थी, लेकिन इस बार जब से उनका जो है ठीक है, गठबंधन टूटा है, ठीक है, तब से वो अपने को आइसोलेटेड समझ रहे हैं। और ठीक है, आजाद जैसी पार्टी जो कि नई पार्टी है, जिसका अभी कोई जनाधार नहीं है, ठीक है, ठीक उससे है। मैं गठबंधन डॉक्टर करना आलोक बता सोती जी, रहा कि उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, मैं आपके पास में लौट करके आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए खुशी की खबर है। और इस वक्त आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सीएम नायब सिंह सोनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, अंबाला कैंट से बिज, कालका से शक्ति रानी को टिकट दिया गया है। बिज की आज ही हम खबर सुन रहे थे, आज ही उनका बयान सुन रहे थे, मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा नाम तो पहले ही उसमें होगा। कहीं ना कहीं बिज को ये लगा था कि मेरा नाम सूची में है, नहीं कटेगा, चाहे विरोध करें चाहे कुछ भी करें। विवेक जी, अंबाला से लड़ेंगे? शुभकामनाएं हैं, सब मजबूती से लड़े, हम सब लोग उनको मिलकर लड़ाएंगे। बिज साहब हमारे वहाँ हरियाणा में कद्दावर नेता हैं और सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। सब लड़ेंगे, सब जीत के आएंगे। सभी लड़ेंगे, सभी जीत के आएंगे। नाराजगी बिज साहब में नहीं है, सीएम बनाए जा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी फिर से दोबारा रिटर्न होती है, बिज साहब होंगे क्या सीएम? देखिए, अभी चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हो रहा है और चुनाव में हम उन्हीं के नेतृत्व में जा रहे हैं। सीएम का चेहरा नायब सिंह सैनी ही है। हाँ जी, उन्हीं के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई नाराजगी नहीं रहेगी। अगर दोबारा उनको सीएम बनाया जाता है तो क्या इस बार अनिल विज जी खुल करके सामने आएंगे, खुलकर विरोध करेंगे? दबी जुबान में तो कह दिया उन्होंने, मैं तो घर गया था उठ करके, मैंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन इस बार नहीं बनाया गया तो क्या खुलकर विरोध करेंगे क्या वो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, लेकिन नेतृत्व के निर्णय के सामने सब सहमत होते हैं। ठीक है, लता कुमारी जी, निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है लता जी, बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। 67 उम्मीदवारों के नाम उस सूची में शामिल है, सीएम के नाम भी शामिल है और अनिल विज के भी नाम शामिल है। शक्ति रानी को भी टिकट दिया गया है कालका से। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी पहले अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने वेट किया बीजेपी की लिस्ट का। हो सकता है, ये तो शीर्षक नेता की अपनी नीति होती है कि उन्हें किस तरह से अपना पक्ष रखना है, किस तरह से सिलेक्शन करना है, किसके साथ मिलकर डिस्कशन करना है। ये तो शीर्षक नेताओं का विषय है। हम लोग तो बस केवल पार्टी के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। जाइए, अपने कैंडिडेट जो भी वहाँ पर कांग्रेस के आपके समाजवादी का जो भी होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे मैं पहले भी जानना चाह रहा था और ये सवाल मैं मोहित जी से भी करूंगा, लेकिन आपसे पहले कर लेता हूं। मैं सवाल ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को एक सर्वे किया गया है, कांग्रेस पार्टी को वहां पर बढ़त मिलती दिख रही है, एक प्राथमिक सर्वे है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्तासीन होती है, रिटर्न होती है, सूखे से आप वहां पर फिर से सत्ता पर आसीन होते हैं, तो क्या वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में क्या हम एक अगले मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, या कुमारी शैलजा को, या दीपेंद्र हुड्डा को? कौन होगा इन तीनों में से सीएम का चेहरा? किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं?
ये सब निर्णय जब विधानसभा जीत के आ जाएंगे हाँ और सहमति से होगा किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है, ये सब शीर्षक नेता और वहाँ के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, वहाँ के विधायक मिलकर डिसाइड करेंगे हाँ। कि आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते अच्छा, हैं। मैं आपसे अभी पर्सनली नेतृत्व पूछूं, में ऐसी कोई वो लता नहीं जी, कहा कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि आप इन तीनों में से किसको पसंद करती हैं, तो कौन नाम होगा आपका? किसी एक को जो चुनना हमारी है। पार्टी जिसको नहीं, जो हमारी पार्टी जिसको डिसाइड करेगी नहीं, और वो मैं लोग सब पर्सनली मिलकर आपसे पूछ डिसाइड रहा हूँ कि करेंगे जो अगर हमारे आपके कैंडिडेट आपको अगर हमारे। ऑप्शन दिया जाए कि इन 3 नाम में से आप किसको पसंद करेंगी, पर्सनली तौर पर किसका नाम लेंगी आप? देखिए, मैं अपना डिसीजन नहीं दे सकती इस समय, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सारे कैंडिडेट ठीक है बराबर है मोहित जी। और ठीक। हमारी पार्टी का निर्णय होगा हम्म। और जो वहाँ के लोगों का विधायकों का निर्णय होगा उसी को हम अपना मुख्यमंत्री मानेंगे। हम्म। ठीक है मोहित जी, मैं आपसे आपके पास में आना चाह रहा हूँ सवाल लेकर के। 67 उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चुनावी मैदान में है। लाडवा से उनको टिकट मिला है, अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला है। इन दोनों नाम की बड़ी चर्चा रही है पिछले दिनों, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी नाम की चर्चा तो खूब रही। लेकिन इसी बीच में जैसा कि अनिल विज ने कहा कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं होगा, पहले मेरा ही नाम होगा, उनको कॉन्फिडेंस था या पीछे से उनको किसी ने खबर दे दी थी? देखिए, अनिल विज एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा प्रदेश के लिए, तो हाँ। इसलिए उनका नाम काटना पार्टी को भी बहुत नुकसान दे सकता था। लेकिन और उन्होंने कोई भी अपना विरोध किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जिस समय शपथ हो रही थी वो वहां नहीं गए उन्होंने, लेकिन पार्टी के लीग से हटके, लाइन से हटके कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसपे कि उनके ऊपर भविष्य में कोई आक्षेप लगा सके। इसीलिए उनका नाम कटना ये पहले भी स्वाभाविक नहीं था। और रही बात नायब सिंह जी की, नायब सिंह जी का भी पहले 2 जगह से नाम चल रहा था। हम आपको बताएं, सूत्र ये भी कह रहे थे कि नायब सिंह 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहीं इस बात की भी चर्चा हुई कि अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेगा तो इसका मतलब प्रदेश की जनता के अंदर ये मैसेज जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी सीट कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसीलिए लाडवा से नायब सिंह जी को लड़ाया जा रहा है। उन्होंने अपनी जो इस समय की सीट है कंडाल को छोड़ते हुए लाडवा से अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को वो लड़ने वाले। ठीक है मोहित जी, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सीट से इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि प्रदेश की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना था। डॉक्टर आलोक श्रोती जी, अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। बीजेपी की सूची पर आप टिप्पणी तो दीजिए ही, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस का जो दोनों के बीच में जो रार चल रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सत्तासीन होने की कोशिश में है तो बीजेपी रिटर्न होने की कोशिश में है, इस पर भी आप टिप्पणी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए 90 में से 67 लगभग 70 यानी कि 20 और से 23 सीटें बाकी रह गई है। इसका मतलब है कि बड़े अग्रेसिव तरीके से जो है बीजेपी ने अपने सीटों का ऐलान किया है। और आप जैसा कि विवेक जी बता रहे थे कि इस बार जो है जो आपने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को सेटबैक लगा था, तो उसमें वो कैंडिडेट का फाइनली निकला कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं हुआ था। तो इसलिए बड़ा फूंक फूंक के उन्होंने एक एक कैंडिडेट्स के बारे में पूरी एनालिसिस करने के बाद और समय रहते हुए उन्होंने निकाला है। ये एक अच्छा निर्णय है। दूसरी बात, यहाँ पे अभी लोकतंत्र में कुछ नहीं कह सकते। पहले नैरेटिव होता है, एक नरेशन करा जाता है और फिर उसी से एक परसेप्शन बनता है। आप देख रहे हैं कि तिवारा जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी नरेशन चल रहे हैं, जो भी परसेप्शन बनेंगे अपने एक अगले 15 दिन में, उस पर चुनाव बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो हमें लग रहा है कि बीजेपी जी तोड़ कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी जो है हैट्रिक मारने की, तिवारा आने की। लेकिन यहाँ देखने वाली एक बात है कि कांग्रेस का वहां पे हमेशा सत्ता में रही और मतलब वन मैन आर्मी की तरह रही, पूर्ण बहुमत की सरकारें रही। लेकिन इस बार जो वो आपसे जो उनका गठबंधन हो रहा है, तो ये कुछ कॉन्फिडेंस लूज करने वाला कांग्रेस का लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि सैनी साहब 2 जगह से नहीं लड़ रहे हैं, उससे उनको पहला होता कि वो उनका बताया जाता कि उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है, इस वजह से लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता। और दूसरा, 2 जगह से लड़ने में 2 जगह प्रचार करने जाना पड़ता है एक मुख्यमंत्री को अपनी सीटों के लिए, उससे कष्ट होता है। लेकिन जिस तरीके का एक नया नरेशन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो है आप पार्टी के साथ जो संबंध हो रहा है, जबकि कांग्रेस हमेशा हरियाणा में बड़ी पूर्ण बहुमत की रही, उसका एक बड़ा वहां पे जो है वोट बैंक है, उसके बाद भी आप पार्टी से अगर उसका समझौता हो रहा है, तो ये नरेशन जो है
बीजेपी जरूर कैश करना चाहेगी, दिखाएगी कि कांग्रेस के अंदर वो विश्वास नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस जो है उसको सरकार बनाने में दिक्कत होगी। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि बीजेपी लिटमस टेस्ट करने की उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट किया जाए। बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बता दें कि दर्शकों अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इंतजार बरकरार, लेकिन एक पार्टी का इंतजार बरकरार है तो दूसरी पार्टी का इंतजार खत्म हो चुका है। बीजेपी ने हाल ही में 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का उसमें नाम है। इसके अलावा जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज है, बड़ा चेहरा माना जाता है बीजेपी पार्टी का, उनको टिकट मिला है। कहीं ना कहीं ये टिकट देकर उनकी नाराजगी तो दूर की है, लेकिन अगला कदम उनका क्या होगा, क्या वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा या क्या किया जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन कांग्रेस में फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति लगातार जारी है। कांग्रेस का इंतजार कब खत्म होगा ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी है उन्होंने कहा है कि कल हम भी पहली सूची जारी करेंगे। तो आज बीजेपी आ चुकी है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल कांग्रेस पार्टी की भी सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी कितने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी ये फिलहाल देखना होगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी है। बीजेपी ने हाल ही में अभी 5 मिनट पहले ही 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।